तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सब ने कोशिका को जान लिया है, कोशिका झिल्ली को जान लिया है, कोशिकांगों के जान लिया है, विभिन्न कोशिकांगों के नामों को जान लिया है। ठीक है, केंद्रों को पहले किसने देखा जान लिया है, कोशिका का खोज किसने किया जान लिया है, बैक्टीरिया को जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा जान लिया है। कहो, अब कोशिकांगों के जब हमने नाम को जान लिया है, अब इसके बाद कोशिका के अंदर देख रहे हैं, जैसे मैं दिखा दूं आप लोगों को, कहाँ गया जी, हाँ, ये जितने सारे कोशिकांग हम देख रहे हैं सबके नामों को जान रखा जी। अब इसके बाद ये हो पारापरी से सभी कोशिकांगों के कार्य, सभी कोशिकांगों के कार्य, इस कोशिका के अंदर क्या क्या है इनको हम जानेंगे। जैसे इसके पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इस धरती पर कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। प्रकृति ने इस धरती पर जितने सारी चीज़ों को बनाया है, ठीक है, सबका कोई ना कोई अपना कार्य अवश्य है, सबका रोल है, सबका रोल है, समझ रहे हैं ना। तो जब ये कोशिका के अंदर इतने सारे कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं तो बिना मतलब का कोई होगा नहीं। होगा जी। जैसे इस क्लास में कुर्सी देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ देख रहे हैं, कोई बेकाम का है, सबका कोई ना कोई रोल है। उसी तरह कोशिका के अंदर जितने भी सारे संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, अर्थात जितने कोशिकांग हैं, इन सबके कोई ना कोई कार्य। वैसे भी देखिए, अच्छा बताइए, कार्य सबका तो है, तो क्लियर हुआ, तो एक ही काम हुआ होगा सबका कि अलग अलग काम होगा? कैसे कह सकते हैं हम लोग? क्योंकि सर जी इसका जो आकार है अलग अलग। जैसे हम ध्यान देंगे हो, बाघ को देखेंगे, किसको? तो उसका बड़ा बड़ा नाखून दिखाई देगा, लंबा लंबा दांत दिखाई देगा। और दूसरी ओर गाय को जब हम देखेंगे तो गाय में बड़ा बड़ा नाखून आपको दिखाई आजा हो, नाखून दिखाई नहीं देगा, देगा हो, नुकीला नाखून दिखाई देगा, बड़ा बड़ा दांत दिखाई देगा। तो बाघ के बनावट में और गाय के बनावट में बहुत अंतर है कि ना है? बहुत अंतर है। तो दोनों का गुण भी अलग अलग है। बाघ को देखिए कि हम पता कर लेते हैं कि हिंसक प्राणी है, कैसा प्राणी है। और गाय को देखिए कि हम पता कर लेते हैं कि हिंसक प्राणी कैसे, तो उनके दांत से, उनके नाखून से। ठीक है जी। तो अलग अलग रूप यदि दिखाई दे तो समझ लेना कि उनका काम भी अलग अलग गारंटी होगा। तो कोशिका के अंदर जितने हम सारी संरचनाएं, छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे हैं, एक जैसा कोई दिखाई दे रहा है? अब कुछ है कि प्रकार की एक जैसे ई एक ही प्रकार का है। तो जब ई या ई एक ही जैसा है तो दोनों का काम क्या होगा? एक ही होगा। हमने बोला ना कि उसके आकार प्रकार से ही हम पता कर सकते हैं कि का काम एक होगा कि, ठीक है। तो अब एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या है, गोल्जी का या गोल्जी उपकरण का काम क्या है, रसधानी का काम क्या है, अंतःपर्दभेयी जालिका का काम क्या है, केंद्रक का काम क्या है, केंद्रिका का काम क्या है, कोशिका द्रव का काम क्या है, कोशिका झिल्ली के काम क्या है, समझ में आया ना। अब सबके बारे में जानकारी ले लेंगे और ये हमारा पाठ क्या हो जाएगा खत्म। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिका झिल्ली से। किससे जी? कोशिका झिल्ली है तो उसका काम क्या क्या है। चलिए जी, तो अब हम शुरू करते हैं। कोशिका को बनाने में जितने सारे चीज लगे हैं उन सभी के काम क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य। प्रमुख समझते हैं ना, सबसे मेन जो काम होता है तो क्या होता है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, कार्य नंबर 1 में है। कार्य नंबर यह बोले तो कौन? कोशिका थोड़े, कोशिका झिल्ली, कोशिका जैसे तनी गौर करियो, सुनबो। मान लो यहाँ एक लड़का का चित्र दिया है, किसका हो? लड़का का चित्र दिया, ठीक है। और सिर्फ यही लड़का का एक चित्र है आपके बोर्ड पर, ठीक है। अब मैं बोलूँ यह शिक्षक है, यह
शिक्षक है। तो यह शिक्षक है, मैंने किसको बोला? जो है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। अब कल्पना करें कि यहाँ पर एक आम है। क्या है? आम है। क्या है जी? एक आम है। अब मैं बोलूं यह मीठा है, यह मीठा है, तो यह हमने किसको बोला? जो हेडिंग में है उसी को बोला। तो यह तो किसी को भी बोला जा सकता है जी। तो यहाँ मैंने बोला, यहाँ लिखा गया यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है ना करती है? सब पर होगा करती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है जी, समझ में आया? तो यह बोले तो कौन? कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। क्या कर निश्चित आकार बनाए में? जो आए माने यह बोले तो कोशिका, भले कोशिका झिल्ली, कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, जैसे लाउनु जी इसको आए, जैसे यह एक संरचना आप लोग देख पा रहे हैं, देख रहे हैं का जी? यह जो देख रहा है यह प्लास्टिक का झिल्ली है। प्लास्टिक का झिल्ली है। कौन? अभी मेरे हाथ में जो दिखाई दे रहा है किसका झिल्ली है? अब प्लास्टिक का झिल्ली लगभग इधर देख रहे हैं आप लोग गोलाकार है। किस आकार का है? लगभग गोलाकार, अर्थात इसमें जब पूरा का पूरा पानी भरा होता तो चारों ओर से फूल जैसा गोल जैसा हो जाता। कैसा हो जाता? तो गोल जैसा हो जाता। किसका आकार? पोलोथीन का। कब? अब कल्पना कीजिए, ध्यान देंगे हो, यदि ये पोलोथीन का आकार, हाँ एक बात बताइए, किसके वजह से गोलाकार हो जाता? बताइए तो। गलत जवाब। पानी की वजह से गोल कैसे हो जाता? इस झिल्ली की वजह से, प्लास्टिक का जो झिल्ली दिखाई दे रहा है इसके वजह से। अब जैसे गौर करेंगे हो, जब हम पानी को गिलास में रखते हैं तो पानी किस आकार का हो जाता है? ना हो जाता है। जब पानी को एक लोटा में रखते हैं तो पानी किस आकार का हो जाता है? लोटा के आकार का हो जाता है। तो पानी को हम जिसमें रखते हैं वो वही रूप धारण कर लेता है। तो यदि ये जो प्लास्टिक का झिल्ली हम देख रहे हैं घनाकार होता, किस आकार का? तो पानी किस रूप में हो जाता? घन के आकार का हो जाता। समझ पा रहे हैं? आए, यदि ये जो प्लास्टिक का झिल्ली है यह बेलन के आकार का होता तो इसमें जब पानी रखा जाता तो किस आकार का हो जाता है? हो जाता। तो इस झिल्ली में रखे जो जितने भी मटेरियल इसमें पानी है, जैसे कल्पना कीजिए छोटे छोटे इसमें खर भी रखा गया, छोटे छोटे खर वगैरह, समझ रहे हैं? आए, तो अब वो किस आकार का हो जाता? जैसे ये प्लास्टिक का जो झिल्ली है किस आकार का है? गोलाकार है। तभी इसमें जब आप पानी रख रहे हो तो पानी भी किस आकार का दिखाई दे रहा है? यदि प्लास्टिक बेलन के आकार का होता, प्लास्टिक घन के आकार का होता तो, समझ रहे हैं? चाहे इसमें आप जो भी रख लो, चावल रखते, क्या रखते? आई प्लास्टिक का झिल्ली बेलन के आकार का होता तो चावलों कौन आकार का दिखा देता? इसमें माड़ रखते तो अब बताइए इसका आकार को बनाए रखने में कौन सहायता किया? यदि झिल्ली नहीं रहता तो सबसे पहले यह आकार के रूप में आता नहीं, पूरा बह जाता, इधर उधर चल जाता। क्या हो? तो इसका आकार कौन दे रहा है? झिल्ली जिस आकार का रहेगा इसके अंदर की चीज भी उसी आकार में होगा। तो वही ना बोल रहा है। कोशिका झिल्ली क्या हम जानते हैं पहले ही से कि दो कोशिकाओं को अलग रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? एक ये कोशिका हो गया, कल्पना करें, और एक ये कोशिका हो गया। ये दोनों को अलग अलग कौन रखा है? भाई जो प्लास्टिक का झिल्ली है यही ना रखा है। यदि ये दोनों झिल्लियां ना रहता, फट जाता तो क्या होता? आपस में मिल जाता, पूरा बह जाता। तो इसीलिए ना हमने देखा था कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं को अलग अलग
रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या कर रहा है? देखिए, तो कोशिका के मान लेते हैं कोशिका हो गया और उसके ऊपर का ही पूरा क्या हुआ? झिल्ली हो गया। तो ये झिल्लियाँ क्या कर रहा है? तो कोशिका के आकार को बनाए रखने में क्या हो, जिस आकार का रहेगा झिल्ली उसी आकार का ना कोशिका बनेगा। तो वही बोला यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में क्या करता है? समझ में आया? यदि कोशिका झिल्ली अपना आकार बदलते रहता, कभी बेलन के आकार का हो जाता, कभी घन के आकार का हो जाता, कभी घनाभ के आकार का हो जाता, तो कोशिका के आकार भी उसी तरह बदलते रहता। तो कोशिका के आकार बनाए में कौन मदद कर निश्चित आकार बनाए रखने में कौन मदद कर रहा है? कोशिका झिल्ली। समझ में आया? तो कोशिका के कार्य नंबर 1 को हमने समझ लिया, सही में हो? अब दूसरा क्या चलते हैं। यह कोशिकाओं की यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह बोले तो कौन क्या करे? तो कोशिकाओं की यांत्रिक सुरक्षा प्रदान। अब तनिक आप ही बताइए, ठीक है? जैसे ध्यान देंगे हो, जब ज़्यादा धूप रहता है, क्या रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने शरीर को ढक लेते हैं। धूप से बचने के लिए क्या करते हैं? ताकि हमारे जो चमड़ा है वो धूप से उसका सुरक्षा मिल सके। तो 2 व्यक्ति को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया गया। एक वो लड़की, सुनेगी इधर, एक वो जिसके बदन पर किसी प्रकार का कपड़ा नहीं है, और एक वो जिसके बदन पर चारों ओर से कपड़ा से ढक दिया गया है। 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद किसका जो त्वचा है क्षतिग्रस्त हो जाएगा? तो अब जो कपड़ा को पूरा पहना हुआ है उसके चमड़ा ज़्यादा क्षतिग्रस्त होगा? क्या है? कपड़ा आके उसके त्वचा को क्या किया? सुरक्षा प्रदान किया। ठीक है जी? तो उसी तरह मान लीजिए हाई कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग वगैरह, कोशिका द्रव सब कुछ भरा है। यदि ये झिल्ली नहीं रहता तो इसके अंदर का सुरक्षा कौन करता होता? अभी इसके अंदर के सारी चीज़ों को सुरक्षा कौन कर रहा है? प्लास्टिक का झिल्ली कर रहा है। और यदि प्लास्टिक की झिल्ली नहीं रहता, इसको फाड़ दे तो बोलिए सुरक्षित रहेगा? तो कोशिका मान लेते हैं कोशिका झिल्ली हो गया, आई कोशिका हो गया, आई क्या हुआ, और इसके अंदर का क्या है जी? झिल्ली है। इसके ऊपर का क्या है? झिल्ली है। तो अंदर के चीज को कौन सुरक्षा किया? यही तो बोल रहा है। यह बोले तो कोशिका झिल्ली कोशिकाओं की यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है? तो कोशिका के प्रमुख कार्यों में कितने कार्य को जाना हमने जी? 1 कि यह बोले तो कोशिका झिल्ली कोशिकाओं के निश्चित आकार बनाए रखने में, यदि कोशिका झिल्ली अपना आकार बदलते रहता तो कोशिका के भी आकार, ये तो बेचारा अपना आकार नहीं बदलता। तो जब यह आकार ना बदली तो हमें अंदर के चीज के आकार बदलनी है। सरसों रख देला बड़ा बाल्टी में, कहाँ हुआ? अब बाल्टी अपना आकार नहीं बदला तो सरसों के आकार में अंदर का बदलेगा हो? पानी को रख दिया बाल्टी में, बाल्टी अपना आकार नहीं बदल रहा है तो पानी अपना आकार बदली है। वो यदि एगो जादुई का रही तो बाल्टी रही, कैसा बाल्टी रहता है? कभी बेलन के रूप में आ जाता है तो पानियों का रूप में आ जाता है, कभी घनाभ के रूप में आ जाता तो पानी भी, समझ रहे हैं ना? तो कार्य नंबर 1 में जाना कि यह कोशिकाओं के निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। कार्य नंबर 2 में जाना कि यह कोशिका को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। कौन जी? कौन प्रदान करती है? अब कार्य नंबर 3 में चले। ठीक है? यह पदार्थों को अपने अंदर आने तथा बाहर निकलने में नियंत्रण करती है। नियंत्रण का मतलब समझते हैं आप लोग? कंट्रोल, इंग्लिश में उसको कहते हैं कंट्रोल करना। क्या करना? अब जैसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे क्लास चल रहा है, क्या चल रहा है? तो क्लास में ई होता, अच्छा क्लास जो चल रहा है इसमें क्या आप लोग कहीं भी आ जा सकते हैं? कहीं कुछ बात कर सकते हैं? क्या है? क्योंकि इस क्लास का नियंत्रण अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ, हमारा सिस्टम कर रहा है, हमारा कर्तव्य कर रहा है। क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य है कि आपको स्थिर बैठाकर, शांतिपूर्वक से बैठाकर आपका ध्यान को ध्यान को
आकर्षित करते हुए, क्या करते हुए, अभी जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं उस उद्देश्य को क्या करना, पूरा करना। क्या हो, बात सही है कि ना है। अब सोचिए यदि ऐसा होता कि जिसका मर्जी जो आया, जिसका मर्जी जो, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई सो जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, तो क्या अब उस समय इस क्लास पर मेरा नियंत्रण कहलाता कि नहीं कहलाता? समझ में आया? तो नियंत्रण का अर्थ होता है, समझ रहे हैं, कि अपने अनुसार किसी क्रिया को क्या करना, किसी क्रिया को होने देना या नहीं होने देना। किसके अनुसार? अपने अनुसार। समझ रहे हैं ना? किसी काम को होने देना या नहीं होने देना। सुन रहा है तो ध्यान दियो। तो हमने देखा था कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। तो कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य या चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका जो झिल्ली है, तो देख रहे हैं ये कोशिका झिल्ली है, किसका चित्र है जी? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वे अपने अंदर, वे कोशिका के अंदर, कोशिका क्या है, किसी निश्चित पदार्थ को आने या फिर या बाहर जाने देने का कार्य करती है। कौन? नहीं पढ़े थे हम लोग? का हो? तो किसी भी पदार्थ को कोशिका झिल्ली बोला कि चल जा कोशिका में, फिर कोशिका से कोनो पदार्थ के कह जाए तो चल जा तू बाहर, सबको, किसी निश्चित पदार्थ को। तो कौन आएगा और कौन जाएगा इसका नियंत्रण कौन कर रही है? कोशिका झिल्ली। तो वही तो बोल रहा है, यह पदार्थों को अंदर आने तथा बाहर निकलने में क्या करती है? नियंत्रण करती है। वो डिसाइड लेती है कि कौन जाएगा अंदर और कौन जाएगा बाहर। तो ये कामवा कौन किया? कोशिका झिल्ली की। कह रे रुपो वो भी थोड़ा बेचैनी बजा दे, हमरा लौकता तो बेचैनी को ही आगे झाड़ दे, सिंपल बात। तो कोशिका झिल्ली का हमने कितने काम को देखा? 3 काम। अब देखते हैं जंतुओं में यह सिलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण करती है। कौन? जंतुओं में यह बोले तो कोशिका झिल्ली। तो जैसे कोशिका 2 प्रकार के होला, एगो जंतु कोशिका, एगो पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका कौन होता है? जो चलने जोग होता है, घूमने जोग होता है, वो जंतु होता है। और जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है वो क्या है? पादप है। वो पादप है और वो भी कोशिका से बना है, तो उसके कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। और जो जीव चलते फिरते हैं उसके कोशिका को कौन कोशिका कहते हैं? जंतु कोशिका। ठीक है। तो यह जंतुओं में यह सिलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में क्या करती है? निर्माण करती है। अब सिलिया क्या है? खाती हो? इस पकड़ो, सिलिया क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये हमारा शरीर हुआ, शरीर के ऊपर आप ये देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो इसको इसी के आकार के, इसी तरह पतला पतला, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जब जाइएगा, जैसे श्वसन नली हुआ, स्त्री के जैसे अंडाशय अंडवाहिनी हुआ, क्या हुआ? उसमें जिस तरह हमारे शरीर के ऊपर ही पतला पतला रोम निकला है, उसी तरह अंडवाहिनी एक नली होता है। क्या होता है? नली होता है। ठीक है जी। इसको मिटा दो। हड़बड़ी है, ध्यान देंगे हो। जैसे मान लेते हैं, ठीक है जी, यह गर्भाशय हो गया। क्या हुआ? गर्भाशय। और गर्भाशय में हमने देखा भी था, हो अंग को जब बता रहा था, तो ये गर्भाशय में क्या हुआ? ये गर्भाशय हुआ, गर्भाशय का ये अंडाशय हो गया। क्या हुआ? आई अंडवाहिनी हुआ। क्या हुआ जी? ये अंडाशय, ये अंडवाहिनी। तो हर एक 28 दिन पर हर एक इसमें से एक अंडाणु बाहर निकलकर इस अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं। किसी एक में से 2 अंडाशय है ना, तो इस अंडाशय को ले लिए या इस अंडाशय को ले लिए, इसमें से हर एक 28 दिन पर एक अंडाणु निकलकर अंडवाहिनी में प्रवेश करती है।
ठीक है। अब इधर से शुक्राणु जाता है, कौन जाता है, और शुक्राणु को अंडाणु से इधर जब मिलन हो जाता है अर्थात निषेचन हो जाता है तो ये अंडाणु यही जगह नहीं रहता है और यहाँ से गति करते हुए गर्भाशय में आकर क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है। जिस तरह हम मक्का के दाना को जमीन में गाड़ देते हैं ना, उसी तरह इधर से आता है और गर्भाशय की दीवार पर धंस जाता है, क्या हो जाता है। तो अंडाणु को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में हमने हाथ से किया, क्या हो, वो अपने से आए तो उसके पास पैर है नहीं है, तो फिर कैसे आ जाता है। तो इसी में जिस तरह हमारे शरीर में रोआ दिखाई दे रहा है ना, तो अंडवाहिनी की दीवार में भी एक पतला 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 रोम होता है, क्या होता है, पतला 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 क्या होता है, सुन रहा है। और यह रोमवा इनकरा में गति करके हिल डोल करके इनकरा के टगेलते 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 गर्भाशय के दीवार में लिया के आरोपित कर देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के सिलिया बनाने के काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली। यदि कोशिका झिल्ली नहीं रहता तो ये जो सिलिया हम लोग देख रहे हैं सिलिया नहीं होता, ठीक है जी। तो सिलिया ना सिर्फ अंडवाहिनी के ही दीवार में पाया जाता है बल्कि श्वसन नली में भी पाया जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। यह सीमित झिल्ली का कार्य करती है, यह सीमित झिल्ली का, फिर यह बोले तो कौन, सीमित झिल्ली बुझल हो का, सीमित का अर्थ क्या होता है, हाँ एगो तहार सीमा होकर, सीमित का अर्थ क्या होता है, एक सीमा होना चाहिए कि उसके बाहर आप, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बॉर्डर पर है, देखिए सो बरवा पुल वो पार क्या हो गया, पश्चिमी, आए पार पूर्वी, तो बॉर्डरे पर ना हम लोग, कितना यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं है, 1.5 किलो 1.25 किलोमीटर होगा, का हो, तो ये बॉर्डरे ना माना जाएगा। तो यदि पुल के उस बगल कोई घटना घट गया तो उसका नियंत्रण कौन करेगा, पहाड़पुर थाना की मझौलिया थाना। अब पुल के इधर कोई घटना घट गया तो एक सीमा है ना जी कि पहाड़पुर थाना पुल उस पार नहीं जा सकती है, अब मझौलिया थाना पुल इस पार नहीं आ सकती, तो एक निश्चित हुआ ना, सीमा हुआ ना, का हो। तो उसी तरह रहता है कोशिका जो झिल्ली लाएगी हो, कोशिका झिल्ली जो है इसका जो आकार होता है निश्चित होता है, क्या होता है, इसका सीमा होता है कि आप कितना सीमा तक बढ़ सकते हो, ई ना कि बढ़ता रहे कोशिका। अच्छा कोशिका झिल्ली बढ़ेला तब तो कोशिका द्वारा कोशिका भी बढ़ता है, तो ई ना हो कि बढ़ते 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 कितनों बड़का हो जाए ना, इसका आकार क्या होता है, सीमित होता है कि बढ़ बुझाइल। जैसे हमनी के हाइट, हमनी के लंबाई सीमित बाकी नहीं है, यदि सीमित ना रही तो जे तरह बचपन में बढ़ी ले वही तरह लोग बूढ़ाए समय तक ले बढ़ते जाए तो बढ़ते जाए तो बढ़ते जाए, मुँह के टाइम ले का हो तो बढ़े, लेकिन सीमित बनू यही सुन रहा है, यह आकारवा सीमित के वजह से 18 से 20 बरस तक ही लोग बढ़ेला, उसके बाद बढ़ल, समझ में आई। तो उसी तरह है जो ना है यह बोले तो कोशिका झिल्ली सीमित झिल्ली के कार्य करती है। सीमित माने बुझत न बड़ो, इसका एक सीमा होता है कि आप कितना तक बढ़ सकते हो, समझ में आया, कोई दिक्कत दी। तो इस तरह हमने कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्यों को जान लिया। अब देखिए, अब हम लोग को जानना है अंतःप्रदेशीय जालिका के कार्य। किसके कार्य जी? तो कोशिकांग के बारे में जब हमने जाना था, कोशिका के अंदर विभिन्न संरचना के नामों को जाना था, तो उसमें अंतःप्रदेशीय जालिका आया था कि नहीं आया था? अब देखिएगा तब तो मिलेगा आपको, नहीं देखिएगा तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए अंतःप्रदेशीय जालिका को मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। चलिए अभी देखिए जो केंद्रक देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं? तो केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ऐसा 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 झिक 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 संरचना दिखाई दे रहा है आए। तो ये जो कोशिका के, रुक जाओ हो बबुआ, तहनी के बारे लगा मूर्ख के भसुर, जन काम दिया ला कर बहिले ना। ये आपका क्या हुआ? केंद्रक के अगल बगल में जो जितने देख रहे हैं सब वही, ठीक है, सुन लो हो।
यही क्या है? अंतः पर्दव्ययी जालिका। कौन है? तो अंतः पर्दव्ययी जालिका को देखिए आप, इसका आकार निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित का मतलब बुझल हो का? निश्चित का अर्थ होला कि है ही आकार में रही है, तो त्रिभुजाकार रही है, चाहे बेलनाकार रही है, चाहे आयते घनाभेकार रही, समझ, चाहे गोलाकार हो, है बुझ रही है, चाहे कैप्सूल के आकार का होगा, चाहे धागा के आकार के होगा। तो इस तरह कौन आकार हमें लोग को तन रखबो हई नु हई मर्द हई जगह तर है तेरे को है तेरे जाता, तो कबो हैंग बा, तो कबो केंग बा, कबो देखो केंग बा, तो कबो केंग बा, कबो हैंग 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 के तरीके। तो इसका आकार निश्चित है कि अनिश्चित है? तो आप लोग देखकर बोल रहे हैं कि निश्चित आकार है जी। तो किस आकार का है? अनियमित आकार का। अनियमित आकार का। अनियमित का अर्थ इसका, इसके आकार में कोई नियम नहीं है, जैसा मर्जी वैसा बन जाता है, जैसा मर्जी। आई कहाँ रहता? तो केंद्र के चारों। किसके? ठीक है जी। तो यह क्या है? अंतः पर्दव्ययी जालिका। ठीक है, इसी के कार्य के बारे में अब हम लोग जानने जा रहे हैं। समझ में आया? तो ध्यान देंगे। आप लोग क्या हो? बेहुदा का दूसरा कुछ नहीं। चलिए ध्यान देंगे जी। अभी ये जो चित्र देख रहा है, यहाँ है पर से है ना, सब आपका केंद्रक है। क्या है? केंद्रक के जो नीचे चारों ओर घेरा हुआ है वो क्या है? अंतः पर्दव्ययी। तो अंतः पर्दव्ययी जालिका के देखिए आकार निश्चित है कि अनिश्चित है? उसको यदि हम काटेंगे तो नली के आकार का उसमें नली दिखाई देता है। देखिए तो नली दिखाई देता कि नहीं दे रहा है? तो देखो ना, आगे नहीं है ना? काहू अब अंतः पर्दव्ययी जालिका की आपसे पहचान कोई पूछे कि अंतः पर्दव्ययी जालिका है तो क्या? तो अब ढीठे कह देना। ध्यान देंगे। केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के अत्यंत शाखित, शाखित मतलब मजबूत, केंद्र के चारों ओर अत्यंत शाखित और नियमित आकार के नलिकार संरचना। केंद्र के चारों ओर अत्यंत शाखित यानी मजबूत, अनियमित आकार के, अनियमित नलिकार संरचना को अंतः पर्दव्ययी जालिका कहते हैं। कुछ समझ में आया है? किसके चारों ओर? अत्यंत शाखित, अत्यंत निश्चित आकार के कि अनियमित आकार के? कोई सा नलिकार की? तो केंद्रक के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर देख रहा है ना, अत्यंत शाखित और नियमित आकार के नलिकार संरचना। संरचना मतलब बनावट। नलिकार संरचना को क्या कहते हैं? अंतः पर्दव्ययी जालिका कहते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो देख रहे हैं अंतः पर्दव्ययी जालिका क्या है, हमने समझ लिया जी। केंद्र के चारों ओर, केंद्र के अत्यंत शाखित और नियमित नलिकार संरचना को अंतः पर्दव्ययी जालिका। सीधे बैठो। हरिओम नारायण सीताराम सीताराम। ध्यान। अब ये जो अंतः पर्दव्ययी जालिका देख रहे हैं, देखिए तो कितने प्रकार के दिखाई दे रहा है। इधर से देखिए तो एक अलग प्रकार है, और इधर से देखिएगा तो ये। तो अंतः पर्दव्ययी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं चिकनी और एक होते हैं खुरदरी। अंतः पर्दव्ययी जालिका दो प्रकार के होते हैं ना, होती है। एक होती है चिकनी अंतः पर्दव्ययी जालिका, और एक होती है खुरदरी अंतः पर्दव्ययी जालिका। खुरदरी माने का होला? रूखर। हमनी के भोजपुरिया में कहले बड़ी रूखर बा, इनकर चमड़ा बा बड़ी मोलायम बा, एकर चमड़ा बड़ी रूखर बा। रूखर माने खरखर करेला, जैसे चिकना बा कि रूखर बा? रूखर है। हई बोडवा चिकना है ना? समझ में आया?
अब देखिए, तो अंतःपर्दव्ययी जालिका दो प्रकार हो जाने के पीछे क्या कारण है? तो हमने कोशिकांग में एक राइबोसोम का नाम सुना था। किसका? व्यवस्था लगाए बबुआ, पहले रुक जाइए, नोट्सो हमरा के बार दे तब सब तनिक मन मौजी छोड़ा तनी। अब कोशिका के अंदर एक छोटी छोटी संरचना राइबोसोम को हमने जाना था। किसको? तो राइबोसोम बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो राइबोसोम का कण, राइबोसोम का कण अंतःपर्दव्ययी जालिका के जिस भाग पर रहता है, जिस भाग पर वो रूखर हो जाता है। क्या हो जाता है? अब जैसे वो काम करो, बालू सीमेंट ले लो, आई बोर्ड बहुत चिकना बानू, बालू सीमेंट लेके आ यही पर क्या करो, छाप दो, बालू सीमेंट के घोल तर मार दो, अब बाद में करब तो रूखर खुद खरखर करी कि ना करी। तो ई बोर्ड के जौना भाग पर बालू सीमेंट के घोल है वहाँ अब क्या हो जाएगा? रूखर। आ बोर्ड के जिस भाग पर बालू सीमेंट का घोल नहीं रहेगा वो अभी चिकना ही रहेगा। तो ये जो अंतःपर्दव्ययी जालिका है, अंतःपर्दव्ययी जालिका के जिस भाग पर, जिस राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, किसके कण? वह खुरदरी अर्थात रूखर हो जाता है। अंतःपर्दव्ययी जालिका के जिस भाग पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं वो चिकना होता है। क्या होता है? इसलिए हम अंतःपर्दव्ययी जालिका के दो भाग में बांट दिया, एक खुरदरी अंतःपर्दव्ययी जालिका, एक चिकनी अंतःपर्दव्ययी जालिका। समझ में आया? कोई दिक्कत जी? ए सुन रहे हैं ना? चलिए, तो ये जो चिकनी मतलब खुरदरी, देखिए अच्छा बताइए, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2, कौन सा भाग आपको खुरदरी दिखाई दे रहा है? आए? और 1 नंबर चिकना है। और ये जो छोटा छोटा कण दिखाई दे रहा है यह किसके कण है? राइबोसोम के। तो दूगो नाम हो गए, एगो चिकनी एगो खुरदरी। तो खुरदरी अंतःपर्दव्ययी जालिका को राउफ कथी हो? राउफ ना, राउ कथी? राउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इंग्लिश में, राउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको? खुरदरी कथी रे? अंतःपर्दव्ययी जालिका। बोले सर, खुरदरी बोर्ड की खुरदरी, खुरपी की खुरदरी, तोर ना की खुरदरी, तोर गोड़ की खुरदरी कथी? खाली खुरदरी। खुरदरी अंतःपर्दव्ययी जालिका, चिकनी अंतःपर्दव्ययी जालिका। एगो चिकनी खुरदरी, एगो ये हो लो, और कुछ नहीं है। दिमागे खराब कर देंगे, कुछ बोलती है। रुपया बहुत मार मारेंगे बबी। ठीक है जी? तो खुरदरी अंतःपर्दव्ययी जालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो राउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। आई चिकनी अंतःपर्दव्ययी जालिका, इसको इंग्लिश में स्मूथ, स्मूथ माने होता है चिकना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी? कोई दिक्कत? तो अंतःपर्दव्ययी जालिका कितने प्रकार के होती हैं? कौन कौन? तो चिकनी अंतःपर्दव्ययी जालिका और खुरदरी अंतःपर्दव्ययी जालिका। ठीक है जी? अंतःपर्दव्ययी जालिका को हमने जाना, अंतःपर्दव्ययी जालिका के प्रकार को जाना। अब देखते हैं, अब ये जो खुरदरी अंतःपर्दव्ययी जालिका है इसके काम क्या है, और चिकनी अंतःपर्दव्ययी जालिका इसके काम क्या है? ये न सब पढ़ के लोग डॉक्टर बनला है, ध्यान दियो। तो खुरदरी अंतःपर्दव्ययी जालिका के ऊपर राइबोसोम के दाने पाए जाते हैं, हमने देखा था हो, इसलिए खुरदरी हो जाता है। अंतःपर्दव्ययी जालिका के कारण देखते हैं, इसके नलिकाओं में, इसके नलिकाओं में, इसके बोले तो अंतःपर्दव्ययी नली के आकार के रहेला नु, तो इसके नलिकाओं में द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? इसलिए ये कोशिका में प्रोटीन संचार का कार्य करती है, संचार करती है। किसमें? क्या में? कोशिका में। कोशिका बुझलो नु, पूरा बड़का आकारवा जो था वो क्या था? कोशिका था। आई कोशिका के अंदर है नु बड़े, तो ई अपना अंदर से, अपना अंदर से कोशिका द्रव में, कोशिका प्रोटीन भेजे के काम करना। प्रोटीन कहाँ कहाँ पाओ जाला? मछली में, अंडा में, दाल में,
दूध में सुन लो ए बुझाई लो आए प्रोटीन एक खाद्य पदार्थ है, माने पौष्टिक तत्व है। कौन तत्व है? सुन लिया जी। आए चलिए दूसरा क्या देखते हैं। चिकनी अंतःपर्दे जल का कौन भाई चिकना के बात होता है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है के में तो वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। तो वसा कहा तो वसा तैलीय पदार्थ। कौन पदार्थ? हमनी के शरीर में जब रहेला तो शरीर के तापक्रम बनाए रखेला के वसा। जैसे तेन ध्यान दियो वसा केकरा शरीर में ज्यादा पाओ जाला केकरा शरीर में कम पाओ जाला। तो जे देखे में मोट दिखाई देता ओकरा में वसा ज्यादा बा, आ जे देखे में पतला दिखाई देता ओकरा में वसा क्या है? सुन रहे हैं? आए तो ध्यान दियो जौन व्यक्ति मोट रहेला जाड़ा में देखिए ओकरा लगे कमे कपड़ा रहेला तो काम, आ जौन पतला जे लोग रहेला ओकरा बहुत ज्यादा गरम कपड़ा के जरूरी पड़े। सुन लो आए ध्यान दी का है। तो जौन वासा होला कौन जे तेरे अच्छा तनी के देख रहे सुन लो सब हमको बनाना चाहिए। गलत किया क्या किया वाकई। जैसे ध्यान देंगे हो बर्फीला भालू के नाम सुने हैं? बर्फीला भालू बर्फीला इलाके में रहता है भालू। वहाँ का तापमान लगभग -40 डिग्री -20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जैसे हमारे अपने यहाँ है लड़की सुनेगी हो हमारे अपने यहाँ 6 डिग्री, अभी माइनस का बात नहीं कर रहा हूँ, 6 डिग्री 7 डिग्री तापमान रहता है। तो हम लोग सब कोई अपने अपने घर धर लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इतना ठंडा महसूस होता है। अब सोचिए कि जहाँ का तापमान -40 डिग्री है यानी 6 डिग्री से कितना कम 46 डिग्री कितना ओहू उतना कम तापमान में भी भालू के कोनो कपड़ा उपड़ा के जरूरी ओकर दूगो कारण होला। एगो तो ओकनी के ऊपर के रोआ आ दूसर के ओकनी के चमड़ा में वासा भरल रहला। काथी वासा? तो वासा का करला कि बाहर के तापमान के बाहर रखेला आ अंदर के तापमान के समझ में लो। मतलब वो रजाई से भी बढ़िया काम करता है। कौन? वासा। सुन रहे हैं? आए तो इसी वजह से जो व्यक्ति मोटे होते हैं अर्थात उसमें वासा ज़्यादा है, और जिसमें वासा ज़्यादा रहता है उसको ठंड कम लगेगा क्योंकि बाहरी टेम्परेचर को उसके शरीर में प्रवेश ठंडा हो गई है। अब बीच में तो देवाल आ गई क्या आ गई तो इनके रखा अंदर जाए दी तब न ठंडा लगी हो। समझ में है ना? तो वासा एक तैलीय पदार्थ है। कौन पदार्थ? जितना अच्छा मोट के हो जाला हो तो जे ज़्यादा तेलहन चीज़ खाला, जैसे खाली खसी के मीट खाना वो खसी के तेलवा खा का खा देखो 10 दिन में तारा शरीर के सब माने बुझत बड़ा शरीर में तारा परिवर्तन दिखाई देवल शुरू कर दी। आलू चॉप ज़्यादा खा ये बुझत बड़ा छानल फानल चीज़ सुन रहा है वो आप जितना उसका सेवन कीजिएगा आपका चर्बी बढ़ेगा, वासा बढ़ेगा। ठीक है? तो वासा क्या है जी? तैलीय पदार्थ है। और वासा का ही दूसरा रूप कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोशिका में किस में वासा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, बनाने में भाग लेना, बनाना। ए समझ में आया? तो कोशिका के अंदर वासा और कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम कौन करता है? चिकनी अंतःपर्दे वो भाग लेती है बनाने में। सुन रहे हैं? आए कौन दिक्कत समझ में लूँ? चलिए आगे देखते हैं। यह बोले तो अंतःपर्दे जल का कोशिका द्रव को आंतरिक कोशिका द्रव को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका द्रव जो देखला नु वो लोग के आंतरिक सहायता प्रदान के करला अंतःपर्दे जल का। ठीक है? नेक्स्ट चलता है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेती। जैसे हमने देखा था। ठीक है? बिरचो ने कौन बिरचो ने 1855 ईस्वी में पता किया था कि जितने नए कोशिका होते हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है? पुराने कोशिका से। सबसे पहले किसने पता किया था? बिरचो ने। किस सन में? 1855। ठीक है?
तो जितना भी नया कोशिका जैसे हमने कि ये देख लेने से कि नवजात शिशु होता है उसमें 600 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन वही जब 60 केजी का हो जाता है तो तब बढ़ गया। तो बजने दो, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाइल है। ठीक है जी, सुन रहा है ना। तो कोशिका विभाजन यानी कोशिका विभाजन का अर्थ हुआ एक कोशिका से दो कोशिका का क्या होना, निर्माण होना। ठीक बा। अब जैसे मान लो, ध्यान दियो, दो भाई बा, एगो घर में रह रहा बा। अब ओ में भैलक है कि ना एक घर में हमनी क्या नहीं खा, अब हमनी क्या अलगा हो जाए। तो जब एगो भाई में अलगा होता रहे, चाहे दोनों जना अलगा होता तो जाके टेंट में रहता रहे, तो क्या करता रहे, कोई ना कोई फिर घर बनता आ जाके वो में जब जाके तब जाके तो पहले घर बन जाता तब में आदमी रहता। तो कोशिका विभाजन के मतलब कोशिका बट गई, क्या हो, कोशिका द्रव सब कुछ में से बट गई। तो ओकरा के घेरे खातिर झिल्ली चाहिए कि ना चाहिए? तो झिल्लिया के निर्माण के करेला? अंतःपर्दबेही जालिका। यदि झिल्ली के निर्माण ना करित के अंतःपर्दबेही जालिका तो कोशिका विभाजन हो गया तो हो जाता है, लेकिन ठहरता है बह जाता है पूरा है। समझ नहीं लो आए? तो कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन भाग लेता है? और कोशिका प्लेट के भी निर्माण में वही भाग लेता है। कोशिका प्लेट के मतलब है कि जाना पर अस्थिर रहसु। समझ में आया? कोई दिक्कत जी? अब देखते हैं, यह केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों के जाने के लिए पथ का निर्माण करती है। के क्या है? केंद्रक से, जैसे कि हमने देखा था 1884 ईस्वी में, 1800 स्टार्सबर्गर ने पता किया था कि पैतृक गुणों के वाहक का कार्य कौन करता है? केंद्रक। पैतृक गुण को भी हमने देखा था, माता पिता के गुण के एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ले गए, तो ले जाए के काम क्या करला? केंद्रक करला। ठीक बात, केंद्रक कर ले। लेकिन काथी रास्ता के बनावला जाए खातिर? अंतःपर्दबेही। वही बोल रहा है, यह केंद्रक से, कहाँ से? कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने के लिए पथ का निर्माण करती है। समझ में लो आए? कौन दिक्कत? केंद्रक में जो अनुवांशिक गुण रहेला वो केंद्रक से कौन पंखा चालू किया रे? तो केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ के आवे खातिर रास्ता के बनावला? वेनु केंद्र के चारों ओर घेरले रहेला। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं आप। खुरदरी अंतःपर्दबेही जालिका प्रोटीन काती हो, प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है? भाग लेती है। यानी प्रोटीन बनाओ में, प्रोटीन बनाओ में के भाग लावला? ए खुरदरी। आ चिकनी अंतःपर्दबेही जालिका वासा एवं कोलेस्ट्रॉल बनाओ में भाग लावला। आ खुरदरी क्या करला? प्रोटीन बनाओ में भाग लावला। समझ में आया? समझ में आया जी? कोई दिक्कत? तो आज इतना ही रहने देना, फिर कल हम आएंगे अपने 6 बजे से 6 से 8 हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है जी?